डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी क्या है? क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी थी, जो पुरानी कोलिजन थ्योरी है, उसमें जो अणुओं को जो है उन्होंने एक रिजिड स्फेयर माना था। तो ये जो रिजिड स्फेयर है, तो केवल जटिल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो रिजिड नहीं होते हैं, तो उस पर ये रिजल्ट सही नहीं देते हैं। इसके अलावा जो कोलिजन थ्योरी थी, क्लासिकल कोलिजन थ्योरी थी, वो गैसेस अभिक्रिया में तो सही रिजल्ट देती थी, लेकिन सॉल्यूशंस और लिक्विड स्टेट में यह थ्योरी इस थ्योरी से जो रिजल्ट है वो सही प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए इस थ्योरी को यानी क्लासिकल थ्योरी में चेंज करके एक न्यू मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, every reactant molecule must collide before the reaction, means collisions were required, so all gaseous reactions should proceed with explosive rate। यानी कोलिजन थ्योरी के अनुसार किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टकराना जरूरी है, टकराने के बाद ही वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर ऐसा गैसेस रिएक्शन में होता है तो ये गैसेस अभिक्रिया में एक्सप्लोजन के साथ अभिक्रिया होगी। सो कोलिजन थ्योरी बिटवीन molecules cannot be only factor involved in the determining the rate of reaction। it means केवल जो collisions है यानी टक्कर है अणुओं के बीच में, जो केवल यही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है किसी भी अभिक्रिया के लिए होने के लिए। अभिक्रिया मतलब प्रभावी होने के लिए केवल एक कोलिजन ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो कुछ जो मॉडिफिकेशंस किए गए क्लासिकल कोलिजन थ्योरी में, जो मॉडिफिकेशंस है वो पहला है कि द कोलिजन्स बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीड टू द केमिकल रिएक्शन। कि जो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स होते हैं जरूरी नहीं है कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो। एंड द कोलिजन बिटवीन सच मॉलिक्यूल्स विच possess energy of activation lead to the chemical reaction। केवल वही मॉलिक्यूल्स जो जिनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या ज्यादा हो, वही केवल जो है केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं और टकराकर और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि कोलिजन थ्योरी इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, उसको k = z एक्सपोनेंशियल माइनस e अपॉन RT, इक्वेशन 5 हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इस इक्वेशन को अगर चेंज कर दें, मॉडिफाइड कर दें, तो k = क्या होगा? p z एक्सपोनेंशियल माइनस e अपॉन RT। मॉडिफाइड करके एक नया फैक्टर इन्वॉल्व किया p, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, जो कि इस फैक्ट को बताता है। जो हाँ p की मान है वह 1 से लेके 10⁻⁸ तक वेरी कर सकता है। तो जो पुराने क्लासिकल कोलिजन थ्योरी थी उसमें एक नया फैक्टर इन्वॉल्व किया है, विच इज दैट इज द p इज द प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। नाउ व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी? क्या जरूरत पड़ी हमें कि इस जो कोलिजन थ्योरी में चेंज करके नया मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई? क्योंकि फर्स्ट क्या है कि इसमें वेरियस अटेम्प्ट्स टू कोरिलेट द वैल्यू ऑफ p विद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। बहुत से इसमें प्रयास किए गए p का जो मान है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मान है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए वापस में उसको कोरिलेट करने के लिए, जो कि सक्सेसफुल नहीं प्राप्त हुआ। इसका p का मान इसका वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो ये अटेम्प्ट उसका सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड दिस थ्योरी फेलियर टू एक्सप्लेनिंग फॉर एबनॉर्मली हाई रेट। और जो चेन रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट स्पीड से होती है, तो इनकी जो हाई रेट को समझाने के लिए ये कोलिजन थ्योरी क्या रहती है? फेलियर रहती है। एंड दिस थ्योरी अप्लाई टू रिवर्सिबल रिएक्शन, ए लॉजिकल वीकनेस इज ऑब्जर्व्ड। अगर इस थ्योरी को, क्लासिकल कोलिजन थ्योरी को अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए लागू करते हैं तो हमें एक इसकी कुछ वीकनेस पता चलती है कि दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। इसको हम इस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि दो रिएक्टेंट है x + y और कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट xy, whereas k1 is the rate constant for the forward direction and k2 is the rate constant for the backward direction। अब हम अगर निकालें k1 का मान, तो k1 क्या होगा? P1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 8, K1 इक्वल टू हो जाएगा P1 Z1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपॉन RT, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा इसका K2 इक्वल टू P2 Z2 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 अपॉन RT।
इस तरह से हम रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन K1 और K2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, K इक्वल टू होगा K1 अपॉन 2 के बराबर होगा। अगर हम K1 K2 की जगह हम मान रखते हैं इक्वेशन 8 और से 9 और 10 से P1 Z1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपॉन RT और जो K2 का मान है P2 Z2 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 अपॉन RT। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं P1 Z1 एंड एक्सपोनेंशियल को हम लिख सकते हैं माइनस E1 माइनस E2 अपॉन RT। ये एक जनरलाइज इक्वेशन हो गई है K के लिए। अब हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि K इक्वल टू होता है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा G अपॉन RT। तो हम K की जगह हम या डेल्टा G का हम जानते हैं, गिव्स एनर्जी डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के बराबर होता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। एंड माइनस डेल्टा G इक्वल टू क्या होगा, इसको हम रीराइट कर सकते हैं माइनस डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। अब हम माइनस डेल्टा G की जगह क्या रख सकते हैं, K का मान माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S को रख सकते हैं। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डेल्टा G की जगह डेल्टा S अपॉन R एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा H अपॉन RT। फर्स्ट वाले में क्या है, T के वन कैंसिल आउट हो गया है तो डेल्टा S अपॉन R बचेगा। सेकंड एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा H अपॉन RT। अब हम जो कंपेयर करेंगे इक्वेशन K का मान है, एक इक्वेशन 12 में है K इक्वल टू P1 Z1 अपॉन P2 Z2 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 माइनस E2 अपॉन RT। और इक्वेशन 13 में है K इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल्टा S अपॉन R एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा H अपॉन RT। दोनों को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी P1 Z1 अपॉन P2 Z2 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 E2 RT इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल डेल्टा S अपॉन R एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा H अपॉन RT इक्वेशन 14। अब इसको हम जानते हैं E1 माइनस E2 इक्वल टू डेल्टा H डेल्टा E, या हम इसको इक्वल टू मान सकते हैं डेल्टा H के बराबर मान सकते हैं। तो इक्वेशन 14 बिकम्स P1 Z1 अपॉन P2 Z2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल्टा S अपॉन R लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 15 में क्या है कि दोनों अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो डायमेंशन अगर सेम हो तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो उसमें इस तरह से सिंपल इक्वेशन या Z से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 15 बिकम्स P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डेल्टा S अपॉन R के बराबर होगा। परंतु जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या करती है, इसको डज नॉट गिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड एंट्रोपी चेंज। परंतु ये कोलिजन थ्योरी है जो कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर P और एंट्रोपी के बीच में कोई भी संबंध को नहीं बताती है एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हमने सबसे पहले ही बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि जो ये कोलिजन थ्योरी है ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को समझाती है। जब कोई दो मोलिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस को यानी एक अणु रिएक्शन को समझाने के लिए ये थ्योरी क्या रहती है, वैल्यू रहती है। सो दिस थ्योरी रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशंस एंड इसलिए इस थ्योरी में कुछ चेंजेस आवश्यक है, मॉडिफिकेशन आवश्यक है। तो मॉडर्न थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिप्लेस द कोलिजन थ्योरी। इस थ्योरी को बाद में इसको जो है थ्योरी को रिप्लेस किया, कोलिजन थ्योरी को रिप्लेस किया गया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेशन स्टेट थ्योरी, जो कि इसने आयरिंग और पॉलिनिन 1935 में बताई थी। उस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कि अगर आपको पेपर में एग्जाम पेपर में कोई प्रॉब्लम दी गई है कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान 700 केल्विन यानी 700 केल्विन ताप तथा 760 केल्विन टेम्परेचर पर दो रेट कांस्टेंट के मान दे रखे हैं 0.011 सेकंड इनवर्स and 0.105 second inverse. Now calculate the activation energy. This is very important question कि आपको जनरली दिया जाता है दो रेट कांस्टेंट के मान 0.01
1 सेकेंड इनवर्स एंड 0.105 सेकेंड इनवर्स। और दो रेट कांस्टेंट के मान दिए गए हैं, टेम्परेचर के मान दिए गए हैं 700 केल्विन और 760 केल्विन। आपको कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी का मान, और आर का मान हम जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन एंड पर मोल। ये इसका मान आर का होता है। अब हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आरएनएस इक्वेशन पढ़ी थी, उसे log k इक्वल टू log k k2 अपॉन k1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई T2। इट इज ए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम सब चीजों के मान रखेंगे। हमें पता है K1 का मान 0.011 सेकेंड इनवर्स, K2 का मान हमें पता है 0.105 सेकेंड इनवर्स, T1 का मान पता है 700 केल्विन और T2 का मान है 760 केल्विन। अगर आपको जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है टेम्परेचर का मान डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो आप +273 ऐड करके उसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट करेंगे। और आर का मान है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम इस सभी वैल्यूज को इक्वेशन में रख देंगे, यानी log 0.105 इज द वैल्यू ऑफ द K2 and divided by 0.011 the value of K1 is equal to the EA upon 2.303 R की जगह हम 8.314 रखेंगे। T2 का मान 760 केल्विन, 760 माइनस T1 is 700 divided by 700 multiply 760। ये फॉर्मूला हम मान रख के कैलकुलेट करेंगे किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो log का मान है इसका 0.105 का 2.02, log 11 का मान होगा 0.104 और एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 60 अपॉन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 700 मल्टीप्लाई 760, देन वी गेट 532000। और इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान कैलकुलेट कर सकते हैं 0.9798। ये वैल्यू हमें मिली है log K2 अपॉन log K1 से, तो आई है वैल्यू 0.9798 और मल्टीप्लाई 2.303 R का मान 8.314 और मल्टीप्लाई टेम्परेचर 700 मल्टीप्लाई 760 देन 532000 डिवाइडेड बाय 760 माइनस 700 वैल्यू आई थी 60, तो हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA 166341। ये आई जूल में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA इक्वल टू 166.342 किलो जूल पर मोल। आपको यूनिट जो है एक्टिवेशन एनर्जी की जरूर से लिखना है किलो जूल पर मोल। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर माइनस हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल में हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसकी आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी है, किसी रेट कांस्टेंट का मान कैलकुलेट करना है तो या किसी भी चीज का आपको वैल्यूज डिटरमाइन करनी है, तो आप इसको विद यूनिट आप उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी का मान, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द 166.342 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाती है उसको आप सॉल्व करके और आप इसका आंसर लिखेंगे। अगर आप इस तरह से पूरा लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरे इसमें न्यूमेरिकल में जो है मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। और इस तरह से कोई दूसरी प्रॉब्लम भी अगर हम सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आपको एग्जांपल दिया जाता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है 2m है, तो रेट कांस्टेंट का मान दे रखा है 1.5 × 10⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स है, तो आपको रेट को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट इक्वल टू, हम जानते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। तो K का मान क्या है आपके पास में 1.5 × 10⁻⁻1 है, सेकेंड इनवर्स दिया गया है। कंसंट्रेशन आपको दी गई है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 2 मोलर है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 2 मोल। तो आप इसको कैलकुलेट करके यानी किसी भी अभिक्रिया का वेग को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द 1.5 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू द 3.0 × 10⁻⁻1 क्या आएगा इसका रेट, कंसंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स, मोल एंड सेकेंड इनवर्स। यानी आप इस तरह से इसके आप निकाल सकते हैं
किसी भी अभिक्रिया के वेग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपके साथ में कहीं जितना थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे आपको जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है या आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी का मान। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपसे डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे।